टैपिंग की करते हैं। फोन टैपिंग के आरोप लगाने वाले कैबिनेट मंत्री ने अपनी गलती मान ली है, नोटिस का जवाब भी दे दिया है। बावजूद इसके फोन टैपिंग के मुद्दे पर बची सियासी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिकॉर्ड किया जाता है। पूर्व सीएम ने प्रदेश सरकार पर किया चुन चुन कर प्रहार। आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। उपस्थिति दर्ज करवा रहे बयानवीर। मुद्दा नहीं है मुद्दा वहीन कांग्रेस अब चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये राजस्थान की जनता है, ये सब जानती है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भले ही फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली हो, लेकिन कांग्रेस इस दिव्यास्त्र को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। गुरुवार को पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर नजर आए। नसीहत के बहाने निशाने लगाने का अंदाज देखिए। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के। मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजनलाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है किरोड़ी लाल मीणा जी का, बात खत्म हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में फोन टैप कराने की परंपरा नहीं है, इस बात की कानून भी अनुमति नहीं देता। हालांकि जो समाज विरोधी तत्व हैं, गुंडे बदमाश हैं, जिन पर राजद्रोह में लिप्त होने के आरोप हैं, उनके फोन टैप होते हैं। टेलीफोन टैप की परंपरा राजस्थान में, जैसे तो दादे के साथ में कानून भी अलाउ नहीं करता है टेलीफोन टैप करना किसी का, जब तक कि एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके बाद आरोप है, उसके शक बना हुआ है, राजद्रोह का काम कर रहा है, उनके टैप टेलीफोन करने का प्रोसेस होता है। वो भी कोई भी अधिकारी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता है, वो मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए पूरा प्रोसेस बना हुआ है। हवा में आरोप लगाते रहते कुछ लोग। तो अब इस केस में किरोड़ी लाल मीणा जी का क्या हुआ है? अगर आउट ऑफ एरिया के टेलीफोन टैप किया है तो क्राइम किया सरकार ने। इस पर कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते। मिस्टर मैडम बाहर आके बोले हाउस के बाहर, हाउस के अंदर क्यों नहीं बोले वो? इसका जवाब मुख्यमंत्री ने। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे एजेंसियां लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है, तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है वो जीएसटी की अधिकारियों को भेज करके रेड डालना, या इनकम टैक्स में उसके लिए कहना कि इसका इनकम टैक्स का खगा लो, इसको ईडी वालों को कहना, एसीबी को कहना, ये एक मैं समझता हूं कि ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था साहब। जो काम आज केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कड़ा पलटवार कर रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कहते हैं कि कुछ बयानवीर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला, और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी ने दे दिया।
मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं। लगता है कि 100 चूहे काके बिल्ली हज को चली। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कि लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे, उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस टेलीफोन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था उसको नष्ट किया गया। नोटिस के जवाब में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने आप को पार्टी का निष्ठावान सिपाही बताकर तय समय सीमा में जवाब देने की बात कह दी है। जानकार मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के संभावित हमलों से बचने की रणनीति भी हो सकती है। दरअसल 19 फरवरी को जिस दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, उस दिन कांग्रेस सदन में हंगामा कर सकती है। कांग्रेस भी शायद यही मान रही है कि नोटिस के जरिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मामले पर ठंडे छींटे डालने की कोशिश है, ताकि 19 फरवरी को सदन में बजट आसानी से पेश किया जा सके। लगता नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आसानी से हाथ से जाने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो किरोड़ी फोन टैपिंग विवाद पर सियासत लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया है। कहा कि कम से कम कांग्रेस तो इस मुद्दे पर बात ना करे। पूर्व सीएम गहलोत के ओएसडी ने कोर्ट में कबूल किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोन टैपिंग मामले पर अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुझे लगता है कि किरोड़ीलाल जी जो बात उन्होंने कही थी उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण दे चुके हैं। और कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को या उनकी सरकार में उस समय रहे लोगों को उनके ओएसडी लोकेश शर्मा के कन्फेशन जो उन्होंने न्यायालय में किया है, उसके बाद में इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने का अधिकार नहीं है। चलिए एक और करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक, एसआई भर्ती पेपर लीक की। इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। जहां एक तरफ भर्ती को रद्द करने पर लगातार 30 दिन सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई में आरोपी रामू राम रायका के बेटे और बेटी समेत 5 आरोपियों को झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल 28 आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने 5 की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अन्य 23 आरोपियों की जमानत पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है। राज्य सरकार की ओर से एसपीपी अनुराग शर्मा, एडवोकेट श्रेया हटीला ने पैरवी की। तो एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जहां एक तरफ भर्ती को रद्द करने पर लगातार तीसरे दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई में आरोपी रामू राम रायका के बेटे और बेटी समेत 5 आरोपियों को झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। न्यायाधीश समीर जैन की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में राज्य सरकार से अतिरिक्त महाअधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी करते हुए कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, इसीलिए सरकार के गठन के तुरंत बाद एसआईटी का गठन भी हुआ। इसका चीफ भी एडीजी वीके सिंह को बनाया गया, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें समझते हैं। सरकार ने बेहतरीन पुलिस अधिकारी को चुना है, उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए गए। इस पर कोर्ट ने पूछा, आप जो बता रहे हैं इसकी प्रासंगिकता क्या है? इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि क्योंकि याचिका में सरकार के इंटेंशन पर सवाल उठाए गए हैं, इसलिए बताना जरूरी है। तो वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में थे, लेकिन ये मामला सब जुडिशियल हो गया। ये याचिकाकर्ताओं की वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं।
ऐसे में सरकार इसमें एक्शन कैसे लेती, क्योंकि ये मामला न्यायालय के अधीन हो गया है। वहीं इस पिटीशन पर याचिका में कुछ तथ्य भी छिपाए गए हैं। पक्ष रखा गया था, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है विज्ञान शाह जी, उनके द्वारा पक्ष रखा गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह जो याचिका लगी थी यह तथ्यों को छुपा के लगाई गई और यह भी सरकार द्वारा कहा गया कि यह जो याचिका लगाई गई है वह जांच को प्रभावित करने के लिए लगाई गई है। सरकार की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रही। सरकार ही वह थी जिसने रामूराम रायका को पकड़ा, जिसने सारी इन्वेस्टिगेशन करी। एजी साहब ने जो राय दी वह भी सरकार का हिस्सा है। कैबिनेट कमेटी की मिनिस्टर्स की कमेटी की जो कमेटी बनी उन्होंने भी जो राय दी वह भी सरकार के द्वारा ही किया गया। तो जो उनके द्वारा कहा गया कि सरकार कहीं पे भी इस भर्ती को रद्द करने के प्रोसेस में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जो याचिका करता है वह चाहते हैं कि अभी भर्ती रद्द हो। उस तरीके का कोर्ट डायरेक्शन 200 जो आर्टिकल 226 की रिट पिटीशन होती है उसके तहत नहीं दिया जा सकता। आज वापस से सुनवाई शुरू हुई दोबारा, और आज कुछ स्टेट की तरफ से कुछ ऐसे कॉज ऑफ एक्शन के और अनक्लीन हैंड्स से जो आए हैं पिटिशनर्स, उनके मुद्दों पर बात हुई और कोर्ट को यह भी बताया गया कि इट इज नॉट अ केस दैट द पिटिशनर्स have invoked the jurisdiction of the court as a whistleblower। इनके पास तो कोई मटेरियल था ही नहीं। कोर्ट को आज इस बात के लिए संतुष्ट किया राज्य सरकार की ओर से कि 16 दिसंबर 2023 को ही राज्य सरकार ने राज्य के अंदर जो पेपर लीकेज गिरोह हैं, लगातार पेपर लीकेज की जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे संबंध में एक एसआईटी का गठन किया और उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर जो स्टेट के थे, who was having टेक्निकल एक्सपर्टीज, उनको उसका हेड बनाया गया। और इसका मतलब ये याचिकाकर्ताओं के कहने से तो नहीं बनाया गया था। याचिकाकर्ता तो वो लोग हैं जो 2021 में रिजल्ट आ गया, पास हो गया, इनको एफआईआर का पता था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये गए। इनमें से कुछ लोग हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाए। तो मोटी सी बात ये थी कि जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो किसी ने दूसरे ने पेपर लीक कर लिया होगा, मान लिया जाए बात, पर आपको किसने रोका था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से? हु आर यू? यू हैव नो लोकस स्टैंड। यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने झुंझुनू की श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी पर पीएचडी डिग्रियों में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद यूजीसी ने जेजेटीयू के पीएचडी कोर्स पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी तत्काल प्रभाव से पीएचडी छात्रों का नामांकन बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जेजेटीयू पर यूजीसी का एक्शन, पीएचडी कोर्स पर 5 साल का बैन, पीएचडी छात्रों के नामांकन बंद करने के निर्देश। झुंझुनू के चुड़ेला में चल रही जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद यूजीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्सेज पर अगले 5 साल तक के लिए एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी की गई। झुंझुनू के चुड़ेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी पर यूजीसी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूजीसी ने यहां पर जो पीएचडी कोर्सेज है उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यूजीसी को शिकायत मिली थी कि पीएचडी कोर्सेज में बड़ी गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर यूजीसी ने वर्ष 2024 में निजी यूनिवर्सिटियों द्वारा जो पीएचडी की डिग्रियां थी उनकी जांच के लिए एक स्थायी कमेटी गठित की और ये कमेटी 2016 से 2020 तक यानी कि 4 साल में जो पीएचडी के कोर्सेज हैं उनको लेकर गठित की गई थी और बड़ी गड़बड़ियां हैं वो यहाँ पर मिली है। दरअसल यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें आरोप लग रहे थे कि जेजेटीयू यूजीसी के मापदंडों के खिलाफ जाकर पीएचडी कोर्सेज करवा रही है और डिग्री बांटी जा रही है। जब यूजीसी ने 2016 से 2020 तक दरमियान दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए।
जांच में यूजीसी की गठित टीम द्वारा विषय निर्धारण, प्रवेश परीक्षा कार्ड, एक्सपर्ट मेंबर्स, पर्यवेक्षक, परीक्षक आदि के नाम पते गायब मिले। किसी भी प्रकार का कोई फर्जी डिग्री या घोटाले की कोई विश्वविद्यालय के पास कोई शिकायत पहले भी नहीं थी, ना आज है। सिर्फ गुणवत्ता के सुधार के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके लिए कल वो हमारे पास में नोटिस जारी कर दिया गया। उसके मैं विरुद्ध नहीं कहूंगा, अपितु उस गाइडलाइंस के उसमें हम एक पुनः दोबारा विश्वविद्यालय अनुदाय को अपनी एक मर्सी अपील करेंगे और हम अपना पक्ष उसमें रखेंगे। निश्चित रूप से हमारे पास जो संसाधन है, जिन केंद्र बिंदु के तहत हम प्रवेश लेते हैं, हम उसको पालना करेंगे। और मैं अपने प्रेस के माध्यम से आपको जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ से जुड़े किसी विद्यार्थी या किसी समाज के इकाई को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय किसी गलत भावना के साथ में एजुकेशन के ऊपर लग रहा है। हम निश्चित रूप से अपना पक्ष दोबारा मर्सी के ऊपर जाएंगे और मर्सी के ऊपर हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी केंद्र बिंदु हमने पहले जो रिपोर्ट में रखे, दोबारा से उसे पुनः रिक्वेस्ट के साथ में हम डिमांड करेंगे कि विश्वविद्यालय एक अपने आप में आपकी संस्था है और उस संस्था के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है, आपकी नियमावली के मुताबिक विश्वविद्यालय की स्वायत्ता बनी रहे। यूजीसी के दिशा निर्देशों, नियमों की पालना न होने पर यूनिवर्सिटी के साथ यूजीसी की कई बैठकें भी हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद 5 साल तक के लिए पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही 5 साल बाद यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 से 2025 तक दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच के बाद ही प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2025 तक यूनिवर्सिटी ने करीब 4000 पीएचडी डिग्रियां बांटी हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा 15 दिन के समय में भी अंतिम जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद ये प्रतिबंध है वो लगाया गया है। वर्ष 2025 से 2030 तक जो पीएचडी के कोर्सेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी में प्रतिबंध कर दिए गए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है। सारोला इलाके में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भील समाज ने जमकर इस मामले में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। सारोला पुलिस थाने पर भील समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बीते दिनों आपको बता दें कि युवक का शव कुएं में मिला था। भील समाज लगातार युवक की हत्या की आशंका जता रहा है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही एएसपी विजय कुमार मौके पर पहुंचे और उचित जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। एएसपी के आश्वासन के बाद अब भील समाज ने प्रदर्शन को खत्म किया है। तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारियों को एएसपी ने समझाया और खुद मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। आश्वासन दिया गया है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, जिसके बाद भील समाज ने अपने प्रदर्शन को खत्म किया है। हमारा एक साथी है लेखराज, उसका एक कुएं में शव हमें मिलता है और शव की हमें ऐसा लगता है कि उसकी हत्या हुई है। हमें हत्या की आशंका है। इस मामले में हमने प्रशासन को सूचित किया, एसपी मैडम को उसका परिवार दर्ज किया, लेकिन आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झालावाड़ से जुड़ गए हैं। तरुण, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने जो पहुंचाई, दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में आखिरकार अभी क्या माहौल है? क्या परिजन और ग्रामीण आश्वासन जो अधिकारी पुलिस की तरफ से दिया गया है संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, भील समाज में इस सारी घटना को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी आक्रोश था। और जो चूंकि गत दिनों महुआ खेड़ा गांव निवासी लेखराज भील नाम के युवक का शव मिला था संदिग्ध हालत में कुएं में, और इस सारे मामले में भील समाज का यह कहना था कि इस युवक की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इस सारे मामले को संदिग्ध मृत्यु की तरह ही देख रही थी। और उसी तरह से जब कार्रवाई से भील समाज संतुष्ट नहीं हुआ तो आज भील समाज ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। काफी देर तक सारोला पुलिस थाने का भील समाज के लोगों ने घेराव किया। बाद में जो मामले की गंभीरता को देखते हुए झालावाड़ से एएसपी विजय कुमार भी वहां पर पहुंचे और साथ ही जो आसपास के पुलिस थानों का भी जाब्ता वहां पर बुलाया गया। बाद में सारे मामले में एएसपी ने भील समाज के लोगों को आश्वस्त किया है कि इस मामले के सभी एंगल को देखा जाएगा और जिस तरह की भील समाज को आशंका है कि उसकी हत्या हुई है तो हत्या के एंगल से भी सारे मामले में जांच की जाएगी। और 5 दिन की जो मोहलत है वो भील समाज ने दी है पुलिस प्रशासन को, और उसके बाद जो एएसपी के आश्वासन के बाद भील समाज के लोग अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने पर राजी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सारे मामले को लेकर भील समाज में आक्रोश देखा जा रहा है और 5 दिन के भीतर उन्होंने
उचित जांच का आश्वासन मांगा है। और अगर इस तरह से इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो भील समाज ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो 5 दिन की मोहलत प्रदर्शनकारियों की तरफ से दी गई है। पुलिस को अब देखना होगा 5 दिन में आखिरकार पुलिस कैसे खुलासा करती है और आरोपियों तक कैसे पहुंचती है। वहीं भीलवाड़ा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिजली विभाग के 2 इंजीनियर्स को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डिप्टी एसपी का साफ तौर पर कहना है कि परिवादी उदय लाल ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया कि उसकी MPIL ऑयल मिल के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी करने और उसकी फाइल को हायर ऑफिसर तक पहुंचाने में भिजवाने की एवज में उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के बाद सत्यापन के बाद पीड़ित को 20,000 रुपए देकर भेजा गया, जिसके बाद आखिरकार इंजीनियर को अब पकड़ा गया है। और इसी जयपुर से महत्वपूर्ण खबर है जहां पर प्रदेश में खाद्य व्यापार संगठन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 23 से 26 फरवरी तक हड़ताल पर खाद्य व्यापारी रहेंगे। कृषि उपज मंडी सेस और कृषक कल्याण फीस का विरोध किया जाएगा। मिलेट्स पर आड़त बढ़ाने की व्यापारी मांग कर रहे हैं, लिहाजा प्रदेश भर में हड़ताल रहेगी। इसका असर अनाज मंडियों, तेल, दाल, आटे मिल दरअसल बंद रहने वाली है। साफ तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही मसाला उद्योग भी 4 दिन तक हड़ताल पर ही रहेगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का हड़ताल का आह्वान किया गया है। फोन टैपिंग मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह राज्य मंत्री का कांग्रेस पर पलटवार देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत पर फोन टैप के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक ने सरेआम कहा था उनके फोन टैप हुए। ये कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टैप नहीं हो रहा। किरोड़ी की सफाई के बाद सदन में जवाब की आवश्यकता क्यों? हमारी सरकार किसी विधायक और मंत्री के फोन टैप नहीं कराती है। फोन टैप कराना कांग्रेस का कल्चर रहा है, ये कहते हुए नजर आए जवाहर सिंह बेढम। सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने आज एक आधारहीन बयान जारी कर फिर फोन टेपिंग के इश्यू को उठाया है और अपने वक्तव्य में वो कह रहे हैं कि नेता सदन यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी तरह काम करना चाहिए था। माननीय अशोक गहलोत जी, आपने तो अपने नेताओं के खिलाफ निकम्मा, नाकारा ऐसे शब्दों का उपयोग किया था। माननीय भजनलाल शर्मा जी इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। माननीय भजनलाल शर्मा जी संस्कारित हैं और उन्होंने सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जोरदार जवाब दिया, जिससे आप तिलमिला गए। माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने उनके फोन टेप कराए थे। आपकी पार्टी के एक विधायक ने सरेआम कहा था कि आप उनके फोन टेप करा रहे हैं। और अब बात मदन राठौर की करते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने राज्यसभा में मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर अपनी बात रखी है। मदन राठौर तमाम सेक्टर के साथ किसानों के लिए किए गए कार्य को सदन के सामने रखते हुए नजर आए। कि कृषि के मामले में कई जिले पिछड़े हुए हैं, जो उनमें से अभी हमने 100 जिले पहले छांटे, ऐसे छांट करके चुन करके जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं उनमें और मृदा का परीक्षण करेंगे। जमीन से 7, 8, 10 इंच नीचे की मिट्टी लेकर के उसका परीक्षण करवा करके किस प्रकार की वहां पर फसल हो सकती है,
किस प्रकार का उन्नत बीज दिया जा सकता है, उन जिलों को समृद्ध करेंगे, उत्पादन के क्षेत्र में उसको मजबूत करेंगे और उसके बाद में दूसरे 100 जिले लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है ना, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किस प्रकार की योजना मोदी जी ने दी है, ये विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। केवल विरोध करना ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये परिवर्तन जो आया है इससे तो खुश होना चाहिए, ये तो उनको समझने की जरूरत है। यही नहीं, फसल बीमा दिया, और बीमा भी कब से, फसल बुआई से लेकर के फसल तैयार हो जाए, मंडी तक चली जाए, तब तक हर इश्यू पर कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए, आपदा आ जाए, तब भी वो फसल बीमित है उस किसान की। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट शो के होस्ट और उनके गेस्ट की। दरअसल इस शो के गेस्ट और होस्ट पर ही अश्लीलता फैला रहे यूट्यूबर कॉमेडियन समय रैना और रणवीर इलाहाबादी और आशीष चचलानी के साथ अपूर्वा माखीजा की हरकतों पर कोचिंग सिटी यानी कोटा के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अश्लील वीडियो प्रसारण करने के आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने नयापुरा पुलिस थाने पहुंचकर सभी यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शो हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट, जो पिछले कई समय से यूट्यूब पे चल रहा है। समय रैना नामक एक युवक है जो इस शो का होस्ट है। वो अलग अलग सेलिब्रिटियों को समय समय पे बुलाता रहता है। इस शो में इतनी अभद्रता करी जाती है कि उन शब्दों को मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता। समाज के युवाओं में इसका क्या संदेश जाएगा? आज कोटा शिक्षा की नगरी है, यहाँ 1-2 लाख बच्चे आते हैं, वो अपना करियर बनाने के लिए आते हैं। बीकानेर जिले में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अलग अलग तहसीलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूगल तहसील पर भी पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में अंबेडकर नगर के भवन में किसानों ने सभा की है और रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री मेघवाल ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी सरकार को गलत रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से 1 फरवरी से पानी बंद कर दिया गया। इस फैसले के बाद किसानों में भारी गुस्सा है और उनकी सरसों और गेहूं की फसलें नष्ट हो रही हैं। ऐसे में सरकार जल्द किसानों की मांग पूरी करे, नहीं तो फिर आंदोलन तेज किया जाएगा। सिंचाई का पानी बंद किया है, किसान भयंकर गुस्से में है और इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरसों और गेहूं की बिजाई एकदम चरम सीमा पर है और सिंचाई विभाग ने पानी बंद करने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। अरबों रुपए की फसल बर्बाद हो जाएगी इनके तुगलकी फरमान से। तो मैं मांग करता हूं कि अगर आपने 1-2 दिन में पानी नहीं छोड़ा तो यही किसान सभी खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, 465 आरडी, लूनकणसर और गढ़शाना, सब जगह ये लोग अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में सभी किसान चक्का जाम करेंगे। और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां पर अवैध शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने साल भर में शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक, कार और दूसरी गाड़ियों से करोड़ों की शराब पकड़ी है। इससे शराब तस्करों में खलबली मच गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शराब तस्करी के काम में लाई जा रही गाड़ियां धूल फाक रही हैं और अपने आका का हुक्म बजाने वाले तस्कर जेल में सड़ने के लिए मजबूर हैं। डूंगरपुर पुलिस की मुस्तैदी से शराब तस्करों की कमर टूट गई है। आगे की कहानी आंकड़ों के जुबानी। शराब तस्करों की टूटी कमर। 2024 में 747 एफआईआर दर्ज, 53 गाड़ियां सीज, 9 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त, 784 तस्कर गिरफ्तार। तो हमारे 23 में 743 एफआईआर रजिस्टर हुए थे और 2024 में 747 एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, जिसके तहत हमने करीब 22 ट्रक, 18 गाड़ियां, पिकअप, टेम्पो, 2 व्हीलर्स, टोटल 53 व्हीकल्स तस्करी करते हुए पकड़े हैं, जिसमें पूरे गहनता से जांच कर आगे कनाइवेंस की भी जांच लगातार की जा रही है।
शराब तस्करों ने फलों की आड़ में, सब्जियों की आड़ में, गेहूं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आड़ में शराब की कोशिश की। ट्रकों में अलग से गुप्त केबिन बनाकर पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे तस्करों की एक न चली। पुलिस ने पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के साथ ही राजस्थान निर्मित शराब जब्त की। गौरतलब है कि डूंगरपुर से सटे गुजरात में शराब पर रोक है, जिससे राजस्थान के जरिए शराब की तस्करी होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वहां तस्करी पर पहुंचने वाली शराब 2 से 3 गुना तक महंगी बिकती है। खासकर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा के रतनपुर बॉर्डर, रामसागड़ा थाना क्षेत्र के वीरपुर मेवाड़ा बॉर्डर, धमोला थाना क्षेत्र के पुरावाड़ा और सारथुना बॉर्डर से शराब की तस्करी की जा रही है। बॉर्डर के जितने भी एरियाज हैं उन पे सरप्राइज चेकिंग कर और नाकाबंदी करके, उसके अलावा इनपुट कलेक्शन के बेस्ड पे भी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई का अपना फोकस आगे भी रहे। शराब तस्करी को रोकने के लिए की जा रही डूंगरपुर पुलिस की कोशिश प्रशंसनीय है। ऐसे ही प्रयास उन जिलों की पुलिस को भी करने की जरूरत है जिन जिलों से होकर अवैध शराब गुजरात पहुंचती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और आगे हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं, ये खबर हर लड़की को देखनी चाहिए। दरअसल जयपुर में राजस्थान पुलिस के जरिए महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए राजकॉप ऐप के जरिए झुंझुनू की एक छात्र को तुरंत मदद पहुंचाई गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा को उसी का क्लासमेट रास्ता रोककर परेशान कर रहा था कि तभी छात्रा ने राजकॉप ऐप पर हेल्प बटन दबा दिया, जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंटरफेस है पुलिस का और सिटीजन्स का, जो राजकॉप सिटीजन के माध्यम से सभी को आसानी से उपलब्ध है। मददगार बना राजस्थान पुलिस का राजकॉप ऐप। हेल्प बटन दबाते ही मौके पर पहुंची पुलिस। छेड़छाड़ कर रहे युवक को पुलिस ने दबोचा। कलिका टीम ने जो इनिशिएटिव लिया, उस लड़की को उसी समय याद आया कि ये मेरे पास ऐप है और फर्स्ट इंस्टेंस में ही उसने उसको यूज किया और चांस की बात है कि उसका फोन तक तोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक जब युवती सुबह 6:23 पर गोपालपुरा बाईपास से गुजर रही थी, तभी त्रिवेणी नगर पुलिया के पास में युवक ने उसे रोका, साथ में दोस्ती करने का दबाव डालने लगा। जब युवती ने इनकार किया तो गाली गलौज और मारपीट पर भी उतर आया। यह भी आरोप है कि जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तो वहां से गुजरने वाले लोग तमाशबीन बंद करके देख रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस छात्रा की मदद नहीं की और आखिरकार युवती को यह पता लगा कि उसे सिखाया गया था कि राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प की मदद से पुलिस को बुलाया जा सकता है और इसी का फायदा, इसी का मौका पाकर के छात्रा ने नीड हेल्प बटन को दबाया। पैनिक बटन दबने के बाद में मैसेज पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचा और आखिरकार 3 मिनट के भीतर पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी मौके पर पहुंची और युवक को धर दबोचा। राजस्थान पुलिस ने खासकर महिलाओं की मदद के लिए राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प फीचर डेवलप किया, जिसका फायदा झुंझुनू की छात्रा जो जयपुर में रहकर फर्स्ट ग्रेड टीचर की कोचिंग कर रही थी उसे मिला। पुलिस की माने तो छात्रा को कोचिंग जाते वक्त उसी का क्लासमेट रास्ते में रोक करके परेशान कर रहा था, उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था, विरोध करने पर लड़की के साथ बदसलूकी भी कर रहा था। ऐसे में लड़की ने राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही मैसेज अभय कमांड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा और महज 3 मिनट के भीतर गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंची और मनचले युवक को धर दबोचा। सबसे बड़ी बात यह है कि युवती की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई है। इन फीचर्स का फायदा ये है कि आपने एक बार बटन दबाया तो सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंच ही जाती है। जब हम 112 को डायल करते हैं तो कई बार फोन नहीं मिलता है, हम पूरी बात नहीं बता पाते हैं, लोकेशन की भी कई बार इशू होता है। तो इस ऐप के माध्यम से एक सिंगल क्लिक से आपकी बात पुलिस तक पहुंच गई। उसके बाद पुलिस वापस फोन करती है, आपसे बात समझती है, अगर आवश्यकता होती है तो गाड़ी भेजती है और वो गाड़ी का जो मूवमेंट है वो भी आपको पूरा दिखाई देता है। इसके अलावा भी राजकॉप में बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें जैसे नए कानून है उसमें लिखा हुआ है कि एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो उसकी प्रगति के बारे में सिटीजन को बताया जाएगा। पुलिस ने छात्रा रिपोर्ट पर केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि सीकर जिले में पाटन का रहने वाला पवन तंवर बताया जा रहा है।
आईजी SCRB शरद कविराज के मुताबिक राजकॉप ऐप पर बुधवार करीब 6:26 पर एक मैसेज आया, जिसमें त्रिवेणी बत्ती के सामने एक लड़के के जरिए छेड़छाड़ और फोन छीनने की बात कही गई। राजकॉप ऐप पर आए इस मैसेज को तुरंत अभय कमांड सेंटर को भेजा गया, जिसके आधार पर महेश नगर थाना पुलिस तुरंत गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि चौराहे पर पहुंची और आरोपी पवन तंवर को गिरफ्तार कर लिया। तो चूंकि लोकेशन चली गई थी और सारी बात पहुंच चुकी थी, तो पुलिस इमीडिएटली पहुंची। रिस्पांस टाइम भी बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा था। तो ये सब चीजें प्रूव कर रही है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें कि डेटा ड्रिवन आपके पास में एक रिक्वेस्ट आ रही है, फिर वो 112 के साथ में इंटीग्रेट होती है, फिर वो इमरी के सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होती है, थानों के साथ इंटीग्रेट होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स टेक्निकल आर्किटेक्चर जो है, होने के बावजूद भी सिटीजन को जो सर्विस चाहिए वो बहुत त्वरित गति से मिल पा रही है। पुलिस की माने तो आरोपी छात्रा का क्लासमेट रहा है। वो काफी वक्त से उसे फोन और मैसेज करके परेशान कर रहा था, जिसे छात्रा ने ब्लॉक कर दिया था, जिससे नाराज युवक ने छात्रा को रोककर उसे ब्लॉक करने की वजह पूछी। लेकिन जैसे ही लड़की ने राजकॉप ऐप पर हेल्प बटन दबाया, लड़के ने गुस्से में आकर के मोबाइल भी तोड़ दिया। चूंकि ऐप से मैसेज भेजा जा चुका था, सो मोबाइल तोड़ दिए जाने के बावजूद पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी नहीं हुई। राजकॉप सिटीजन ऐप मोबाइल के ऊपर एक ऐप है। इसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीड हेल्प या हिंदी में बोले तो मदद चाहिए करके एक फीचर दिया गया है। उसके ऊपर कोई भी महिला इमरजेंसी सिचुएशन या नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में क्लिक करेगी तो उसकी लोकेशन जो है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम जो कि कमिश्नरेट में स्थापित है वहां पहुंच जाएगी, और उसके द्वारा कंट्रोल रूम उसको कॉल करेगा कि महिला को कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। तो महिला को जो भी सहायता चाहिए कंट्रोल रूम को बता देगी। कंट्रोल रूम जहां पर भी महिला को सुविधा चाहिए उस वाहन वगैरह जो भी है वो व्हीकल डिस्पैच करेगा। व्हीकल के पास महिला की लोकेशन जाएगी और व्हीकल जो है महिला की सहायता के लिए वहां पहुंच जाएगा। छात्रा को राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में जानकारी उसे पुलिस की कालिका टीम द्वारा कोचिंग सेंटर पर चलाए गए जागरूकता अभियान के दौरान मिली थी। आइए अब आपको बताते हैं क्या है राजकॉप सिटीजन ऐप। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस का एक ऐप है। इस ऐप से नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कई फीचर है, जैसे कि शिकायत दर्ज कराना, किराएदार का सत्यापन कराना, अपनी पंजीकृत शिकायतों का ट्रैक करना, महिला सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं, SOS पैनिक बटन आदि। राजकॉप सिटीजन ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन में मदद चाहिए टैब है। इस टैब पर क्लिक करके महिलाएं तुरंत पुलिस की मदद पा सकती हैं। राजस्थान पुलिस का राजकॉप ऐप न सिर्फ बेटियों को बल्कि कई जयपुर शहर के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को कई तरह की हेल्प देने में मददगार बन सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।